नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 क्लास 10th की एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट का अंतिम चैप्टर पारितंत्र और उसके प्रमुख घटक इकोसिस्टम और उसके मुख्य भाग का अध्ययन करेंगे। ठीक, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपके आने वाली परीक्षाएं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, जहाँ साइंस की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। पीसीएस का एग्जाम हुआ आपका, ठीक, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, आरओ हुआ जो आयोग से आएगा, फिर हाई कोर्ट आरओ का आपका एग्जाम अभी पेंडिंग है। तमाम साथ ही साथ बीपीएससी, जहाँ इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि है तो पर्यावरण का चैप्टर, परंतु यह एनसीईआरटी क्लास 10th या 10वीं की कक्षा के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है पर्यावरण और उससे संबंधित प्रमुख तथ्य। तो हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पारितंत्र क्या है? इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम का एक शब्द याद कर लीजिए, वनडे एग्जाम में, खास पहले पीसीएस में भी बहुत पूछा जाता था। इकोसिस्टम जो होता है, इसका शब्द किसने दिया? इको, हिंदी में लिखेंगे इकोसिस्टम, ठीक, ए जी टांसले, ठीक, ए जी टांसले ने इसका नाम दिया। तो सिस्टम से टांसले याद कर लीजिए, सिस्टम टांसले, ठीक। इको शब्द और सी हटा दीजिए, ट को याद करिए। तो इस टांसले में ट मिलता है, एक ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टांसले ने, ठीक। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पेटेंट है, वनडे एग्जाम में तो पक्का पूछा जाता है, पहले पीसीएस में भी पूछा जाता है, जाता रहा है कई बार, लेकिन विगत 2 वर्षों से देखेंगे पीसीएस कथन कारण और मिलान करने वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है। तो ये याद रखिएगा, अगर पारितंत्र के 4 पर्यावरणविद का नाम दे दे और 4 उनके कार्य दे दे और मिलान करने के लिए दे, एक इसका भी याद रखिएगा, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टांसले, ठीक। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवित घटकों, जैविक घटक तथा वहां उपस्थित अजैविक और भौतिक घटकों, मतलब अजैविक अजीवित, जिसे जीवित अजीवित दोनों घटकों के बीच होने वाली पारस्परिक अन्योन्यक्रियाओं से निर्मित एक कार्यात्मक तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है, ठीक। अब जब आपसे कभी मुख्य परीक्षा में पारितंत्र से संबंधित प्रश्न आए, तो यही इतना भूमिका में लिखना है आपको, ठीक। पारितंत्र की परिभाषा, जब भी आपको पारितंत्र से संबंधित प्रश्न मुख्य परीक्षा में आए और शब्द पारितंत्र पर प्रश्न में हो, आपकी मुख्य परीक्षा के प्रश्न में पारितंत्र शब्द अगर है, तो आप भूमिका में कहीं दिमाग दौड़ाइए, ठीक। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, ये परिभाषा जो है पारितंत्र की, एक परिभाषा आप लिख दीजिए, यही याद कर लीजिए, ठीक। तो क्या है? वातावरण, अन्योन्यक्रिया, पारितंत्र का निर्माण, ठीक। पारितंत्र को केवल जीवित समूह नहीं माना जाता, इसमें जीवित अजीवित दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक। प्रमुख घटक जैसे हैं अजैविक और जैविक, दोनों में डिवाइड किया जाएगा, जैविक अजैविक, ठीक। जीवित में कौन है? पौधे जीवित है, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव। अजैविक में ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ठीक। ये अजैविक घटक याद रखिएगा, पूछा है कई बार कि पारितंत्र में कौन सा या पर्यावरण में कौन अजैविक घटक हैं। तो क्या करेगा, 3 यहाँ से दे देगा, एक इसमें से कोई नाम दे देगा, 4 विकल्प बना देगा आपका और पूछेगा कौन अजैविक घटक है पारितंत्र का। नहीं है तो नहीं है, तो जो रहेगा वो तो मान लीजिए। और अगर पूछ ले है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, 1 2 3 4 नाम दे दे और पूछे 1 2 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है, या 2 3 सही है, ठीक। तो जो सटीक रहेगा उसको याद रखिएगा, 5 इसमें है और 4 इधर, ठीक। ये जैविक अजैविक घटकों से मिलकर ही पारितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पारितंत्र के उदाहरण में एक वन पारितंत्र होता है, एक तालाब का अपना पारितंत्र होता है, झील का अपना होता है, बगीचा या बाग का अपना वो होता है, खेत और जल जीवशाला एक्वेरियम, ठीक। इन सब का अपना एक
पारितंत्र होता है, तो देखिए ये तो मानव निर्मित है। बगीचे का निर्माण क्या होता है? पौधारोपण करके बगीचे का निर्माण मानव करता है। खेत कृषि कार्य के लिए मानव उसे समतल भूमि बना के खेती करता है। एक्वेरियम भी मानव जनित है, ठीक। और प्राकृतिक कौन है? वन, तालाब, झील इत्यादि प्राकृतिक है, ठीक। प्राकृतिक पारितंत्र प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित है। याद रखिएगा, पूछा है कई बार, ध्यान मत भंग करिएगा, ठीक। आराम से ध्यान से पढ़िए। उत्पादक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कैसे? नीलहरित शैवाल की उपस्थिति में हरे पौधे की पत्तियां नीलहरित शैवाल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक। सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो याद रखिएगा, किसकी जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश की। और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो इस क्रिया को संपन्न करता है। उपभोक्ता वे जो उत्पादकों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। अब शाकाहारी में जो पौधों पर निर्मित जीवित होते हैं, और जो शाकाहारियों का अपना भोजन बनाते हैं, प्लस सब्जी या शाकाहार पौधों के जीवन फल फ्रूट पे भी जीवन यापन करते हैं, वो मांसाहारी में दोनों में आते हैं। अन्य जंतुओं को खाने वाले सर्वाहारी, पौधों जंतुओं को दोनों खाने वाले होते हैं। मांसाहारी से मांस पर सेवन करते हैं। परजीवी जो इन तीनों के ऊपर जो अपना सहजीवन यापन करता है, उसे परजीवी कहते हैं, ठीक। जो कि क्या है? परजीवी है। अब घटक क्या है? मुख्यतः जीवाणु और कवक हो, ठीक। मुख्यतः जीवाणु और कवक डिकम्पोजर या अपघटक होते हैं, ठीक। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं अपघटक, ठीक। ये पदार्थ मिट्टी में पहुंचते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। मृत पौधे जंतु, जीवाणु और कवक द्वारा अपघटन क्रिया किया जाता है। सरल अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं, मृदा में पहुंचकर पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। तो ये सर्कल चलता रहता है, ठीक। प्रीलिम फैक्ट के तौर देखिए थे, उत्पादक के बाद उपभोक्ता आएगा, फिर अपघटक। ये क्रम रहता है, पूछा है कई बार, क्रम से बताएं। तो सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता जो इनके ऊपर निर्भर है, फिर अपघटक जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों पे निर्भर है, ठीक। यह पारितंत्र में ऊर्जा पदार्थों को समझने का मूल कड़ी है। पारितंत्र जैविक अजैविक मतलब तत्वों से अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित होता है। जैविक घटक कौन है? पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव। अजैविक में ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। प्राकृतिक पारितंत्र क्या है? वन, तालाब, झील। और मानव निर्मित बगीचा, खेत, जल जीवशाला या एक्वेरियम। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे नीलहरित शैवाल की सहायता से। उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। अपघटक जीवाणु और कवक, ठीक। आहार श्रृंखला क्या होती है पर्यावरण में? एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने से बनने वाली क्रमिक श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास उत्पादक है, ठीक। उसको खाए कौन? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? सांप या छोटे मांसाहारी काटते हैं। या फिर सांप को कौन खाएगा? गरुड़ सर्वाहारी या बड़ा मांसाहारी, ठीक। प्रत्येक श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक कड़ी को पोषी स्तर कराता है, ठीक। मतलब एक दूसरे से लिंक होता है, कहने की मतलब है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक। पोषी स्तर क्या है? प्रथम में उत्पादक और स्वपोषी होते हैं। द्वितीयक में प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसे शाकाहारी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी ही होते हैं, याद रखिएगा। तृतीयक में द्वितीय उपभोक्ता और छोटे मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक पे निर्भर होते हैं। तृतीयक में कौन उपभोक्ता होते हैं? बड़े मांसाहारी। उत्पादक प्रथम पोषी के स्तर हैं और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अन्य जीवों में उपलब्ध कराते हैं। कौन? उत्पादक। पेड़ पौधे जिसमें मुख्य हैं। 10% का नियम किसने दिया था? आप लोग कमेंट बताइए जो लोग जानते हैं। 10% का नियम। प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ठीक,
एक जगह से मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, इनसे जो अगली पीढ़ी में जाएगा, जो पेड़ पौधों को घास फूस को खाएंगे, उनमें 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है। तो इसका मतलब है एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक औसतन 10% ऊर्जा ही उपलब्ध होती है। ठीक, जैसे उत्पादक हैं, इनका 10% जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, अब इनका 10% जाएगा द्वितीयक में और इनका 10% जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में। ये क्रम, बाकी 90% क्या होता है, ये वातावरण में विलीन हो जाता है। बाकी बड़ी ऊर्जा जो होती है ऊष्मा और विभिन्न जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इसे दिया किसने था, आपको बता दूं, वैसे कई बार पूछा है। लिंडेमान या लिंडमान मिलता है 10% का नियम दिए थे। इनका कहना था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% के लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 10% के मतलब मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ठीक, तो जैसे उत्पादक 100% इकाई में है तो इनका 10% ही प्राथमिक उपभोक्ता को जाएगा। अब 10% इसका 10% द्वितीयक में जाएगा, फिर इसका तृतीयक में। ऊर्जा ऊपर जाने पे घटती है, याद रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से गए, यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, यहाँ सबसे कम। ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है, इसी कारण उच्च पोषी स्तर पर ऊर्जा बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। ठीक, यही नियम आहार श्रृंखला की लंबाई को सीमित करता है। आहार श्रृंखला सामान्यतः छोटी की होती है, तो इसका कारण है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा में पर्याप्त ह्रास होता है। ह्रास वही 90% के आधार पे। ऊपर के स्तरों में पर उपलब्ध ऊर्जा बहुत कम रह जाती है, इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरणों में होनी चाहिए, होती है। चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा अत्यधिक कम हो जाती है, इसीलिए लंबे आहार श्रृंखला प्रकृति में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, याद रखिएगा। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, कई बार पूछा है, पीसीएस में देखेंगे तो। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह पारतंत्र में सूर्य, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, यह एक दिशी होता है। ठीक, यूनि डायरेक्शनल। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशी, एक दिशा में ही होता है, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में। ठीक, ऊर्जा पिछले पोषी स्तर पर वापस नहीं होती। ठीक, एक पोषी स्तर पर जो ऊर्जा ह्रास होता है उसके बाद वो अगली पीढ़ी पे, अगली मतलब पोषी स्तर पे स्थानांतरित उपलब्ध नहीं होती। ठीक, प्रत्येक अगले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा घटती रहती है। ठीक, आहार श्रृंखला जीवों के बीच भोजन संबंधित श्रृंखला होती है। प्रथम स्तरीय तो मान लीजिए देख लेंगे आप, 10% का लिंडमान, याद रखिएगा। 10% का नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने। इनका नाम है, पर्यावरणविद हैं। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, याद रखिएगा। ठीक, और निचले स्तर पे सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, ऊपर के स्तर पे कम होती जाती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। पोषी स्तर में ऊर्जा का क्रम क्रमशः घटता है। उत्पादक हमेशा प्रथम पोषी स्तर के होते हैं, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में ह्रास होता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। आहार जाल, फूड वेव या जैव आवर्धन। ठीक, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आहार जाल क्या है, आहार श्रृंखला जिसे कहा जाता है। प्रकृति में सामान्यतः एक जीव केवल एक ही जीव को नहीं खाता, अनेक जीव अनेक जीवों को भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार अनेक श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक आहार जाल बनाती हैं। जैव आवर्धन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कृषि में प्रयुक्त कुछ कीटनाशक या रसायन मिट्टी तथा जल तक में पहुंच जाते हैं। वे पदार्थ जैव अवक्रमणीय नहीं होते। ठीक, जैव अवक्रमणीय नहीं होते, आहार श्रृंखला में प्रवेश करते रहते हैं। जैसे देखिए, घास टिड्डा भी खाता है, चूहा और पौधे, छोटे पक्षी, मेढक। अब सबसे देखिए, ये सांप है, ये मेढक है, ये पक्षी, इन दोनों को ये खाएगा और लास्ट में बाद इन सब को खा सकता है। ठीक, तो सबसे उच्च कौन है, एक श्रृंखला होती है ये, अनेक जुड़ी श्रृंखलाएं फूड वेव होते हैं।
कृषि में प्रयुक्त कुछ कीटनाशक एवं रसायन अथवा जल में पहुंच जाते हैं। वे पदार्थ जैव अवक्रमणीय नहीं होते, आहार श्रृंखला में प्रवेश करते रहते हैं। ठीक, इस तरह से देखेंगे तो चूंकि आहार श्रृंखला मानव शीर्ष पर होता है, इसलिए में रसायनों का सर्वाधिक संचय कहाँ होगा? मानव शरीर में। अब संरचना में देखेंगे, आहार संरचना अपेक्षाकृत धीमी श्रृंखला है। अनेक परस्पर जुड़ी आहार श्रृंखलाएं हैं। भोजन सीमित, अनेक जटिल और भोजन अनेक होता है और जटिल होता है। लचीलापन कम होता है, अधिक होता है फूड चेन, फूड वेब में। ठीक, प्रभाव किसी एक कड़ी के टूटने पर पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है, किसी एक कड़ी के टूटने पर वैकल्पिक विवाद बना रहता है। घास, हिरण, बाघ। ठीक, अब देखेंगे थोड़ा सा ओजोन परत क्षरण। ठीक, एनसीईआरटी के आधार पे ही है। ओजोन क्या है समझते चलिए कि ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 कण मिलके ओजोन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, ओजोन के 3 परमाणु मिलके ओजोन का निर्माण करते हैं, O2 मतलब ऑक्सीजन के। ठीक, ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन का O2 होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? O2 और ओजोन का O3। ठीक, ये ट्रिक याद रखिएगा, O2 और O3, दुविधा में मत रहिएगा। ओजोन देखिए 2 चीजें होती है। ओजोन की उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। ओजोन एक घातक विष भी है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तब भी हानिकारक है, और इसकी मात्रा कम हो जाएगी तब भी यह हानिकारक है। ठीक, लेकिन इसका एक लेयर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक, परावैंगनिक किरणों से ओजोन ही हमारी सुरक्षा करता है। ओजोन क्या है? एक विषैली गैस भी है। याद रखिए, ओजोन विषैली गैस भी है। ओजोन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन हमेशा पृथ्वी के लिए लाभदायक है? नहीं, गलत है। ठीक, सही। ओजोन का महत्व उसके स्थान संदर्भ पर निर्भर करता है। ऊपरी वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट विकिरण से सुरक्षा होती है। ठीक, अल्ट्रावायलेट से ओजोन सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन का महत्व क्या है? ये अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उससे परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, मानव जीवन की रक्षा करता है, पेड़ पौधे सभी की। ठीक, अल्ट्रावायलेट किरण में ओजोन परत पृथ्वी एवं जीवों की सुरक्षा। अल्ट्रावायलेट क्यों हानिकारक है? ठीक, तो अल्ट्रावायलेट अगर ज्यादा आता है तो त्वचा कैंसर होने का डर रहता है। याद रखिए, कई बार पूछा है, अगर अल्ट्रावायलेट ज्यादा वातावरण में दिखने लगेगा, परावैंगनिक किरणें आने लगेंगी, मतलब ओजोन के क्षरण होने से। जैसे ओजोन एक लेयर है, ठीक, अगर ये पतली होती जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आएंगी, ये मानव और जीव जंतुओं पेड़ पौधों पर पड़ेगी, मानव के लिए हानिकारक हैं। त्वचा कैंसर हो जाता है या अन्य रोग हो जाएंगे जो इससे संबंधित हैं। ठीक, इसलिए ओजोन परत का क्षरण केवल वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। O2 O3 होगा ओजोन का। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र, इसका याद रखिएगा एक क्रम, डेट जरूर याद करिएगा। ठीक,
1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेज गिरावट देखी गई, 1980 के दशक से। ठीक, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप ने सहमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए, मतलब उससे बढ़े न। ठीक, तो देखिए, सीएफसी उत्पादन को सीमित करने का मूल उद्देश्य ओजोन क्षरण को कम करना है। ठीक, ओजोन क्षरण को कम करना। ओजोन का सूत्र आपको पता है, बता दिया, O3 है, ऑक्सीजन का O2 है। ठीक, अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं। पृथ्वी पे मानव जीवन, पेड़ पौधों, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस पृथ्वी पे आएंगी तो त्वचा कैंसर होने का डर रहता है। ठीक, त्वचा कैंसर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो हमारे प्री के पर्पज से जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी ये मेंस के लिए है, आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, आपके मेंस के लिए किस तरह से मैटर है। ठीक, ये मेंस के लिए मैंने डाल दिया है, आप इसको देख जरूर लीजिएगा किस तरह से मैटर को जोड़ा जाता है या लिखा जाता है। ठीक, देखिए पारितंत्र क्या है? पारितंत्र जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बना है। वन, तालाब, झील प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक, प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण कौन है? वन, तालाब और झील। बगीचा, खेत, जल जीवशाला मानव निर्मित है। ठीक, उत्पादक को प्रथम पोषीय स्तर, द्वितीयक में शाकाहारी, द्वितीयक। फिर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक, 10% ही अगले पोषीय स्तर में ऊर्जा का प्रवाह। तो मान लीजिए ये यहाँ से हो रहा है, फिर ऊपर जाएगा तो 10% इसका रहेगा, फिर ऊपर जाएगा 10%, ऐसे क्रम से घटते क्रम में ही रहता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ ली है साइंस की। ठीक, अब 11 क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज्योग्राफी की और साइंस की, और 9, 10, 11, 12 इतिहास और पॉलिटी और अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो तमाम वीडियो ऐसे इन विषयों पे बना के डाल दिए गए हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद साथियों।